आप सब अपनी अपनी लाइफ में डेली एक चीज़ खाते हो जिसके बिना आपको खाने में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। वो चीज़ क्या है? नमक, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। आपको ये पता है कि टेबल सॉल्ट बनता कैसे है? टेबल सॉल्ट एक्चुअली दो चीज़ों से बनता है। पहला तो सोडियम और दूसरा क्लोरीन। अब जो सोडियम है वो एक ऐसा मेटल है जिसे हम पानी में डालते हैं तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और क्लोरीन एक ऐसा जहरीला गैस है जो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे यूज होता था। तो एक ऐसा मेटल कि जो पानी में डालने से ब्लास्ट होता है, और एक ऐसा गैस जो बहुत ही जहरीला है, ये दोनों मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड कैसे बनाते हैं, जिसे हम पानी में डालें तो भी कुछ नहीं होता, जिसकी हम स्मेल लें तो भी कुछ नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एटम्स किसे कहते हैं, एटम्स बनते कैसे हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं, फिर एटम्स स्टेबल कैसे होते हैं, और सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक कहते हैं वो कैसे बनता है। सबसे पहले एटम क्या है? आपने बचपन में एक गेम खेली होगी जिसमें आप अलग अलग ब्लॉक्स को इकट्ठा करके एक घर बनाते हैं या कोई भी एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में हर एक चीज़ ऐसे सुपर टाइनी इनविजिबल ब्लॉक से बनती है जिसे हम एटम कहते हैं। चाहे वो पानी हो, सॉल्ट हो, मेटल की स्पून हो, टेबल हो, कुछ भी हो, वो सब कैसे बनता है? वो सब बहुत सारे एटम्स इकट्ठा होकर बनाते हैं। सोडियम है वो भी एक एटम है, क्लोरीन है वो भी एक एटम है। अब हम देखते हैं व्हाट इज इनसाइड द एटम। एटम के अंदर क्या होता है? तो एटम के अंदर मेनली तीन पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन। इसमें से जो न्यूट्रॉन होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता, ना ही वो नेगेटिव होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है, उसका चार्ज न्यूट्रल होता है। उसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज नेगेटिव होता है। अब हम एटम को समझने के लिए एटम को हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर करेंगे। सोलर सिस्टम में क्या है? बीच में सन है और उसके आसपास हर एक प्लेनेट एक ऑर्बिट में मूव करता है। तो ऐसे ही एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट में मूव करते हैं। अभी तक हमारे प्लेनेट पे टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप गिनोगे तो कुल 118 बॉक्सेस है जिसमें हर एक एटम का अलग अलग नंबर दिया हुआ है, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब कोई भी एटम में कितने प्रोटॉन है वही उसकी पहचान है। अगर कोई एटम में 7 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 7। तो ऐसा हम सिंपली कह सकते हैं रैंक ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिंपल। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी सेल्स होती है। अब कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो याद करने का एक गोल्डन नंबर है। वो गोल्डन नंबर है 288। उसका मतलब जो पहली सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरी सेल है उसमें कितने आ सकते हैं? 8। और तीसरी सेल है उसमें कितने आ सकते हैं? 8। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। उसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसका मतलब क्या हुआ? उसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन वो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में ही हो गए। अब बाकी क्या रहा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कैसे फिल हो गए या फिर सेल्स में कैसे फिट हो गए? तो सबसे पहली ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल्स में चले जाएंगे, तो बाकी कितना है? 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन अब दूसरी सेल में चले जाएंगे जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कार्बन के पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम कार्बन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या लग सकते हैं? 2 और 4। मतलब कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हर एक एटम चाहता है कि उसकी जो लास्ट वाली सेल है, आउटर सेल है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो तो ही वो स्टेबल बन सकता है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में हम यही क्लासिक एग्जाम्पल लेंगे, सोडियम एंड क्लोरीन। सबसे पहले तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कौन सा है? 11। तो उसका मतलब उसमें 11 प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है वो कहाँ पे आएंगे? वो तो न्यूक्लियस में ही रहेंगे बीच में। और जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है वो सेल्स में मूव करते रहेंगे। तो सबसे पहली सेल कौन सी है? फर्स्ट सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे हो गए फर्स्ट सेल में।
अब सेकंड शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो बाकी जो 9 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल्स में चले जाएंगे। अब जो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में चला जाएगा, जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी सोडियम के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि वो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाए और अपनी तीसरी शेल में वो 7 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दे, तो आउटर शेल में कितने हो जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा ऑप्शन ये कि जो आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दे और सेकंड शेल को ही अपने आउटर शेल बना के स्टेबल हो जाए। तो दोनों में से इजी ऑप्शन कौन सा है? ऑब्वियसली सेकंड वाला ऑप्शन इजी है, क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ डोनेट करना है। तो वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? स्टेबल। तो जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया था तब उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या थी? 2 8 1, मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अभी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, अब उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या है? 2 और 8, क्योंकि वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था वो तो उसने डोनेट कर दिया है। तो अभी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 8, तो 2 और 8। अभी सोडियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। और टोटल प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? +1। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद सोडियम में लिखते हैं Na+1। 1 को नहीं लिखते हैं तो भी चलता है, तो सिर्फ लिखते हैं Na+। तो इसी तरह से सोडियम स्टेबल होता है। अब ऐसा ही हम क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन में कैसे होता है? क्लोरीन का नंबर कौन सा है? एटॉमिक नंबर 17 है। तो उसमें 17 प्रोटॉन हो गए, 17 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें से जो 17 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस में हो गए, और बाकी के जो 17 इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल्स में मूव करते होंगे। पहली शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में चले जाएंगे, बाकी कितने रहे? 15। तो फिर सेकंड शेल आएगी, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में चले जाएंगे, तो सेकंड शेल भी फुल हो गई है। अभी बाकी कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में आएंगे, जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल्डन रूल ही है 2 8 8। तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। क्लोरीन के पास कितने हैं अभी? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? थर्ड शेल में आएंगे। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2 8 7। उसका मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अभी जैसा कि हमने अभी बात की कि हर एक एटम है उसको अपने आउटर शेल फुल रखनी है, तो इसके आउटर शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, लेकिन अभी कितने हैं? 7 है। तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि जो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो सातों के सातों डोनेट कर दे किसी को, और सेकंड शेल को ही अपने आउटर शेल बना के स्टेबल हो जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से ले ले और अपने आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके 8 इलेक्ट्रॉन बना दे और स्टेबल हो जाए। दोनों में से इजी ऑप्शन कौन सा है? ऑब्वियसली सेकंड वाला ऑप्शन इजी है। तो वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से अपने आउटर शेल में ले लेगा और स्टेबल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएगा। तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 18। और उसके पास टोटल प्रोटॉन कितने हैं? वो तो उतने ही रहेंगे, 17। तो 17 पॉजिटिव चार्ज है और 18 नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज का डिफरेंस क्या हुआ? -1 हुआ। तो इसीलिए हम क्लोरीन को कहते हैं Cl-1। 1 नहीं लिखते हैं तो चलता है, तो Cl- लिखते हैं। अभी हम देखते हैं कि NaCl कैसे फॉर्म होता है। तो जब भी सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के सामने आएंगे तब सोडियम क्या कहेगा क्लोरीन से कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तुझे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले और हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो Na है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? Cl को, और खुद क्या बन जाएगा? Na+। और Cl क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा और Cl- बना देगा, तो दोनों फिर स्टेबल हो जाएंगे। अब Na+ और Cl- दोनों के चार्ज कैसे हैं? ऑपोजिट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो Na+ और Cl- दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक बॉन्ड बना देते हैं, जिससे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड मतलब कि जो बॉन्ड आयंस से फॉर्म होता है,
यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस क्या है, दोनों आयन है, तो उससे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। कंपाउंड का नेचर उन दोनों एटम्स के इंडिविजुअल नेचर से डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि सोडियम है, उसे हम पानी में डालते हैं तो ब्लास्ट होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक कहते हैं उसे पानी में डालते हैं तो कोई भी ब्लास्ट नहीं होगा। क्लोरीन ए एक जहरीली गैस है और वो गैस हम डेली खाने में यूज़ करते हैं NaCl में, तो वो भी हमें कोई हार्म नहीं करता है। तो NaCl का जो भी नेचर है वो सोडियम और क्लोरीन के इंडिविजुअल नेचर से डिफरेंट होगा। तो इसी तरह से NaCl फॉर्म होता है। आई होप के आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे।